जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। और इसी के साथ हम लोग अपना प्यारा सा सेशन शुरुआत करते हैं। और मैं रौनक सिंह एक बार फिर से आप लोगों का रामानुजन क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो आपको जैसे कि बता दें कि अब जो हमारा पॉलिटी वाला है वो धीरे धीरे एकदम एंड की ओर हम लोग पहुंचने वाले हैं। और मुश्किल से 1 से 2 वीडियो और रहेगा पॉलिटी में, जो कि समाप्त हो जाएगा। और जो भी आपका रेलवे का एग्जाम है, यूपीएसआई हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, आरआरबी ग्रुप डी अभी आया हुआ है, तो फिर आपके जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उन सारे एग्जामों के लिए इतना सफिशियंट। अगर आप इतना भी पॉलिटी पढ़ लिए, अप्रोक्सीमेटली हमारे ख्याल से करीब 17 से 20 वीडियो होगा आई थिंक लगभग। तो अगर आप बस उतना ही पढ़ लीजिए, और बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का है, तो उतना आपको पर्याप्त है। यानी कि पॉलिटी में मुश्किल से करीब 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन के लिए जितना मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ यूट्यूब पर आपके रामानुजन क्लासेस पर ही, आप उनको पढ़ लेंगे उतना ही आपके लिए बहुत है। और फिर उसके बाद जैसे हमारा पॉलिटी समाप्त हो जाएगा, इसके बाद फिर जो हमारा अगली क्लास रहेगी, फिर उसमें हम लोग हिस्ट्री के बारे में सारा का सारा पढ़ाई करेंगे। और मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूँ कि जितना पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर का कुछ भी नहीं जाएगा। अभी आप लोग इतना पढ़ लीजिए, और उसके साथ ही साथ आप लोग को जैसे हमारा पॉलिटी का सारा क्लास समाप्त हो जाएगा, मैं आपको सारे के सारे कंटेंट आपके रामानुजन क्लासेस के और टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। जो हमारे संजीव सर रहेंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब उसी के साथ साथ अब अपना एक सुनहरा सा सेशन शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग इससे पहले वाले में राज्य विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो सारा के सारे मतलब पूरा पढ़ चुके हैं। सारे के सारे हमारे डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। और हाँ, जैसे कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स वगैरह अगर रहता भी है तो फिर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। फिर उसका जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम सारे के सारे डाउट आपका क्लियर कर देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि हमारा उस दिन एक आर्टिकल छूट रहा था। वो आर्टिकल था 329, इसलिए फिलहाल इसको नोट में लिखे थे। तो आर्टिकल 329 यह बताता है कि जो राज्य विधानमंडल का जो भी निर्वाचन होगा उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ना तो उसमें कोई विधि बना सकता है और ना ही कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है। यह हमारा अनुच्छेद 329 बताता है कि जो न्यायालय होता है भैया, वह कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह हमारा अनुच्छेद 329 यह हमको शक्ति देता है। अब उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 343। अब हम लोग यहाँ पर पार्ट 17 पढ़ेंगे और यहाँ पर पार्ट 18। आज हम लोग पार्ट 17 और पार्ट 18 सारा का सारा कवर करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं पार्ट 17। तो पार्ट 17 क्या कहता है, यह बताता है कि आर्टिकल 343 में यह बताता है कि संघ की राजभाषा क्या, यानी कि अब जो भाषाएं संबंधित जो भी प्रावधान है, जो भी आर्टिकल्स है, वह भाग 17 में ही है। भाग 17 में मूलतः सारे के सारे हम लोग भाषा को ही कवर करेंगे। तो जो आर्टिकल 343 यह बताता है कि संघ की राजभाषा क्या, तो यह संघ की राजभाषा के बारे में बताता है। क्योंकि आपको बता दूं, जैसे संविधान सभा का गठन हुआ तो इसमें यह लिखा गया कि 5 वर्षों तक तो हालांकि इंग्लिश में ही सारा का सारा कानून, सारा का सारा विधि, सारा का सारा एक्ट सारे के सारे इंग्लिश में ही रहेंगे। लेकिन उसके 10 वर्षों के बाद भी अगर भारत सरकार चाहे तो वह इंग्लिश को जारी रख सकती है। यानी कि पहले तो 5 साल तक रहेगा ही, फिर उसके बाद अगर वो 5 साल के बाद भी अगर वो चाहता है तो फिर भी वह इंग्लिश को रख सकता है, अन्यथा वह हिंदी को भी रख सकता है, मान्यता प्राप्त कर सकता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 क्या बताता है भैया? अनुच्छेद 344 यह बताता है कि राजभाषा आयोग का गठन, यानी कि एक राजभाषा आयोग बनाया गया जिसके सबसे पहले पहले अध्यक्ष थे बीजी खरे। सन 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसका जो उत्तरदायित्व यह था कि जो राजभाषा आयोग के सारे मेंबर्स लोग होंगे वह भाषा संबंधित सारे ज्ञान, जो कि न्यायालय संबंधित होगा, हिंदी संबंधित प्रावधान होगा, इंग्लिश संबंधित निबंधन जो भी होगा, वह सारे के सारे वह जो डेटा रहेगा वह राष्ट्रपति को कलेक्ट करके देंगे। वही होता है राजभाषा। अब जैसे कि आपको बता दूं कि जो इस तरह का राजभाषा बनाया गया, इसमें थोड़ा सा पॉइंट ये छूट रहा है, इसमें अब ये बताया गया कि जो हमारा भाषा रहेगा
वह हमारा हिंदी हो सकता है, लिपि देवनागरी हो सकता है। तो यह इसी आर्टिकल 343 में ही लिपि जो होता है वह देवनागरी बताया गया है, भाषा हिंदी बताया गया है। ठीक है, तो यह संघ की राजभाषा में बताया। उसके बाद हम लोग राजभाषा आयोग का गठन में देख लिए, जो कि सन 1955 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे वह बीजी खरे थे। और उसके बाद इनका भी यह भी कार्य बता दें कि यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व तो होते हैं इनका, कि जितने भी भाषा संबंधित प्रावधान रहेंगे, भाषा संबंधित ज्ञान रहेंगे, भाषा संबंधित निर्बंधन रहेंगे, भाषा संबंधित उपबंध रहेंगी, भाषा संबंधित जो भी प्रबंध इनका किया रहेगा, वह सारा डेटा कलेक्ट करके वह राष्ट्रपति को प्रोवाइड करते हैं। वही होता है राजभाषा का। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 साहब यह देखते हैं कि राज्य की राजभाषा, यानी कि राज्य की राजभाषा क्या हो। आपको बता दूं कि यह जो राज्य की राजभाषा होती है, यह जो राज्य में रह रहे व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है कि जो वहां का राज्यपाल होता है, वह गांव का जो भी जिस अनुभाग का मतलब जिस जगह का जो भी भाषा रहता है, जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति की अनुमति से वह राज्य की राजभाषा के रूप में उसको घोषित कर सकता है। जैसे कि अगर अभी कहीं पर किसी का भाषा अवधी रहता है, किसी की मगही रहता है, तो फिर यह जो रहता है यह राज्य के ऊपर थोड़ा सा निर्भर रहता है। तो फिर इनका कहने का मतलब यह रहता है कि जिस राज्य में जो भाषा चल रही है, उस भाषा को राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य का राजभाषा घोषित कर सकते हैं। यह बताता है हमारा अनुच्छेद 345। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 यह बताता है पत्रादि की भाषा। पत्रादि क्या होता है बड़े भैया? इसका कहने का मतलब यह होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य का जो पत्राचार होता है, यानी कि जो भी बातचीत होता है, एक प्रकार से पत्र होता है, पत्राचार आप समझ सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान का जो पत्राचार होता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिखा ही रहेगा। तो उस लिखने वाली भाषा को ही पत्रादि का भाषा बताया गया है कि पत्रादिक भाषा का कहने का मतलब यह होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो पत्राचार का भाषा होता है उसी को पत्रादि भाषा कहते हैं। यह आपका हिंदी भी हो सकता है, यह आपका इंग्लिश भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग पत्रादि का भाषा बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 346 में बताया गया। इसमें थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इनके कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि पत्राचार की भाषा यही होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो भाषाओं का संबंध रहता है उन्हीं को पत्रादि का भाषा है। तो यह हमारा आर्टिकल 346 बताता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 347। 347 यह बताता है कि किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा किसी अनुभाग में बोले जाने वाली भाषाओं का संबंध। इनका कहने का मतलब यह है भैया कि आप एक प्रकार से यह समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है तो वहां कोई ना कोई भाषा बोली ही जा रही होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो फिर यह जैसे कि अब राष्ट्रपति के अनुमति से वह उस भाषा को वह राजभाषा बना सकते हैं। तो यही बताया गया है राज्य की जनसंख्या द्वारा किसी अनुभाग में बोले जाने वाली भाषा के संबंध, यानी कि उसी के बारे में बताया गया। जैसे कि कहीं कहीं पर प्रदेश में जनजाति लोग ज्यादा रहते हैं, उनकी जो भाषाएं रहती हैं वो हमें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उन राज्यों में उन लोग का भाषा और राजभाषा घोषित कर सकते। ये हमारा बताता है आर्टिकल 347, लेकिन हाँ राष्ट्रपति की अनुमति से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 348 इसमें यह बताता है कि न्यायालय के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो आपको बता दें कि न्यायालय द्वारा जितने भी जुडिशरी होते हैं, बिल होते हैं, एक्ट होते हैं, वह सारा के सारे इंग्लिश में ही रहते हैं। तो 348 यही बताता है कि जो न्यायालय जो भाषा का प्रयोग करते हैं वह इंग्लिश में ही सारा का सारा करते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि यह चीज गलत है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में अगर आप सारे के सारे इंग्लिश में सारे के सारे कंसेप्ट कर रहे हैं तो फिर वहां जो व्यक्ति न्याय मांगने जा रहा है उसके विषय में क्या बातचीत हो रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, जो वकील है वह न्यायालय के सामने क्या बात प्रस्तुत कर रहा है, जो उनके डिबेट है वो क्या बोल रहे हैं। अगर जो व्यक्ति जो निर्णय मांगने गया है अगर उसको यही नहीं पता कि अगर हमारे बारे में बातचीत क्या चल रही, तो मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये गंदा लगता है कि जैसे कि अगर सारे के सारे इंग्लिश में ही आप सारे के सारे कानून बना रहे हैं, बिल्स बना रहे हैं, एक्ट बना रहे हैं,
और जो व्यक्ति इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश समझने में असक्षम है, तो उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती रहती है। उसके बाद में उनको पता चलता है कि हाँ मुझे फांसी की सजा दे दी गई है, या फिर उनको पता चलता है कि हाँ उन्हें माफ कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। लेकिन अब जो है सो है। अब 348 मुख्यतः यही बताता है कि जो न्यायालय होता है उसमें प्रयोग की जाने वाली जो भी भाषाएं हैं वह इंग्लिश में। चलिए आगे देखते। फिर उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 यह बताता है कि व्यवधान के निवारण के लिए शिकायत पत्र की भाषा। अब इसमें यह बताता है कि जो व्यक्ति अपने निर्णय के लिए वह किसी भी न्यायालय में जाए और वह अपने जो उसका राजभाषा रहता है या फिर वो अपने किसी भी भाषा में वह अपने जो भी उनके अपील होते हैं वह दायर कर सकते। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति है वह इंग्लिश में ही दायर करे, उसको जो भाषा आती है वह उस भाषा में अपील कर सकते। लेकिन न्यायालय वाले तो हालांकि जो भी बोलेंगे बात करेंगे वो सारे इंग्लिश में ही रहेगा, परंतु जो वहां का मेंबर्स रहेगा, जो व्यक्ति रहेगा जिसको फिलहाल न्याय चाहिए रहता है, वह न्यायालय में अपनी भाषा से जो भी उनके केस वगैरह रहेंगे वो प्रस्तुत कर सकते। यह कितने में बताता है? तो यह अनुच्छेद 350 में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 350। तो अनुच्छेद 350 का यह बताता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि किसी भी राज्य में जो उनकी मातृभाषा यानी जो प्राथमिक स्तर माने कि पहले तो 1 से 5 बोला जाता था, लेकिन आप 1 से 8 तक मान सकते, लेकिन मुख्यतः 1 से 5 ही। तो प्राथमिक स्तर पर जो मतलब शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, अगर मातृभाषा हिंदी है तो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जो भी शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी जो कि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, तो वह मातृभाषा यानी कि हिंदी में ही दिया जाए, क्योंकि हम लोग का मातृभाषा हिंदी ही, क्योंकि इंग्लिश तो एक प्रकार से इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन जो हमारा मातृभाषा वह हिंदी है। तो इनके कहने का मतलब यह होता है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, जो कि राज्य द्वारा पोषित रहता है, क्योंकि हालांकि सीबीएसई बोर्ड वाले तो हिंदी का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, सारा इंग्लिश में ही कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो कि राज्य द्वारा पोषित स्कूल वगैरह रहेंगे, वहां पर जो शिक्षा दी जाएगी बच्चों को वह हिंदी में ही दी जाएगी, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं भी डाउट्स रहेगा तो फिर आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि 350 अखा यह बताता है कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार व्यवस्था, यानी कि जैसे कि कोई भी राज्य है वहां पर कुछ व्यक्ति रह रहे हैं जिनका अलग से भाषा है, तो फिर जैसे कि अब राष्ट्रपति का यह अधिकार बनता है कि उन व्यक्तियों की भाषाओं का थोड़ा सा उन लोग को विशेष अधिकार का दर्जा दिया जाए। तो यह हमारा 350 का बताता है कि जैसे कि कोई भी जगह है, कोई भी स्थान है, वहां भी कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका भाषा अन्य राज्यों की भाषा से अलग है, तो राष्ट्रपति उन भाषाओं को विशेष अधिकार का दर्जा दे सकते। तो 350 का यही बताता है। अब 351 देखते हैं। 351 यही बताता है कि हिंदी भाषा के विकास का निर्देशन, यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति रहेगा वह हिंदी के विकास के लिए प्रचार प्रसार करवा सकता है और करवाएगा। यह 351 बताता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को पार्ट 17 सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि 343 जो तक वह संघ की राजभाषा बताती है कि संघ की राजभाषा क्या रहेगी। उसके बाद 344 में हम लोग देखते हैं राजभाषा आयोग। तो राजभाषा जो आयोग था इसके पहले अध्यक्ष बीजी खरे थे। यह सन 1955 ईस्वी में पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा आयोग जो रहते वह राष्ट्रपति प्रति उत्तरदायी रहते हैं। उसके बाद हम लोग राज्य की राजभाषा देखें तो राज्य की राजभाषा यही बताता है कि जो राज्य का जो भाषा रहता है उस भाषा को राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से राजभाषा घोषित कर सकता है। यह हम लोग राज्य की राजभाषा देखें, पत्राधिक भाषा देख चुके। उसके बाद 347, 48, 50 ये सारी की सारी बातें देख चुके और उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी बातें आप लोग को बहुत ही अच्छी लग रही होंगी और बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोग को वीडियो ही बहुत अच्छी लग रही होंगी तो फिर इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब उसके बाद हम लोग आगे चल के देखते हैं कि पार्ट 18 में क्या है कि हम लोग इससे पहले जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन ये बात पढ़ चुके थे, लेकिन एक वित्तीय आपातकाल छूट रहा था क्योंकि राष्ट्रपति में वित्तीय आपातकाल नहीं था। लेकिन अब जैसे कि पार्ट 18 सारा आपातकाल के बारे में है
तो आज हम लोग आपातकाल के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपातकाल। आपातकाल को भैया इंग्लिश में बोलते हैं इमरजेंसी। तो अब इसमें ही देखते हैं कि अब जो पार्ट 18 या 352 से 360 तक बताएंगे। तो अब इसमें मुख्यतः 352 यह होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल भैया उस वक्त लगता है जैसे कि युद्ध जब हो रहे हो एक देश से दूसरे देश के मध्य, या फिर बाह्य आक्रमण हो रहे हैं, वो तो युद्ध में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो उस वक्त या फिर आंतरिक अशांति हो, यानी कि अगर प्रधानमंत्री को लग रहा है कि हमारे भारत देश में आंतरिक अशांतियां हो रही है, तो वह राष्ट्रपति से कहलवा कर वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगवा सकते। राष्ट्रीय आपातकाल तो हालांकि राष्ट्रपति ही लगाता है, लेकिन वह सारे के सारे मंत्रिमंडल उनको एक प्रकार से वोटिंग वगैरह होता है और एक राष्ट्रपति का अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि 352 तक दो क्या मतलब उद्घोषणा की वापसी। तो पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता कैसे। तो राष्ट्रीय आपातकाल यह ऐसे लगता है कि मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसमें जैसे कि आपका करीब जाता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है। राष्ट्रीय आपातकाल किसी पर्टिकुलर राज्य में भी लगाया जा सकता है या फिर राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत देश में भी लगाया जा सकता है। तो लेकिन ये जहां लगाया जाएगा सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगा। तो इसमें यह होता है कि जो मंत्रिमंडल लोग होते हैं वह राष्ट्रपति की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। इसमें यह होता है कि साधारण बहुमत से 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर ही, नहीं साधारण नहीं, पूर्ण बहुमत, और 30 दिन के अंदर ही संसद में उस राष्ट्रीय आपातकाल को पास हो जाना चाहिए। मूलतः 30 दिन में। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जैसे कि राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है यह 6 महीने पर लगता है। अगर 6 महीने में राष्ट्रीय आपातकाल हो गया हो, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसे आगे भी और बढ़ाया जा सकता है, तो फिर आगे भी वो 6 महीना बढ़ा सकते हैं, यानी कि एक बार में वह 6 माह तक ही बढ़ा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वह प्रधानमंत्री ही लगाता है मंत्रिमंडल के सहायताओं से, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। तो चलिए आगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उद्घोषणा की वापसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल वापसी कब हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल की वापसी जो होता है वह संसद के साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो पूर्ण बहुमत से, लेकिन वापस वो साधारण बहुमत से भी हो सकता है, पहला केसेस। और दूसरा केसेस यह होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल को वापस कर सकते। तो दो केसेस होता है, पहला तो होता है कि राष्ट्रपति चाहे तब राष्ट्रपति आपातकाल को वापस कर सकता है, या फिर संसद साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल को रोक सकते हैं। और एक बार में राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक ही बढ़ते हैं, और पूर्ण बहुमत से 30 दिन के अंदर ही राष्ट्रीय आपातकाल को पास करना रहता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 250। अब जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो इससे प्रभाव क्या होते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल में प्रभाव यह होते हैं भैया कि वहां के जो भी राज्य की शक्तियां होती, जो राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वह केंद्र के पास चली जाए। अब उसके बाद हम लोग यही देखते हैं कि आर्टिकल 250 यही बताता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाए, यानी कि जब राज्य की कार्यपालिका जो होगी, जो विधायिका होगी, उनकी सारी की सारी शक्तियां कहाँ चली जाएंगी? तो वह हमारे संसद के पास चली जाएंगी। तो वही बताया गया है कि जो भी राज्य सूची पर जो भी कानून रहेगा, जो भी विधि रहेगा, वह वहां का राज्य का विधानमंडल नहीं बनाएगा, अब वह संसद द्वारा बनाया जाएगा। यह हमारा आर्टिकल 250 बोलता है। और यह कब होता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। फिर उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 358। 358 में क्या बताता है कि आपातकाल लागू होने के बाद आर्टिकल 19 से प्राप्त मौलिक अधिकार समाप्त, यानी कि भैया यही होता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो लोगों का जो मौलिक अधिकार होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से 359 में भी यही बताया कि राष्ट्रपति यदि मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश दे दे तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 छोड़कर सभी अधिकार समाप्त हो जाए। यानी कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो राज्य की शक्तियां होती है, राज्य के कार्यपालिका, राज्य की विधायिका शक्तियां सारी की सारी चली जाती हैं हमारे संसद में। और इसमें यह होता है कि जो लोगों का मौलिक अधिकार होते हैं वह समाप्त हो जाती है। और ये कब तक समाप्त रहती है? जब तक राष्ट्रीय आपातकाल चलता है। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे समाप्त हो जाता है, फिर से लोगों का मौलिक अधिकार जो कि निष्क्रिय था फिर से वो सक्रिय हो जाता है। अब ये हमारा था राष्ट्रपति आपातकाल। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन। तो अब राष्ट्रपति एक बार और देख लेते हैं, ये भी 355 में यही बताता है कि जो राज्य की सुरक्षा होता है
वह केंद्र के हाथ में चली जाती है। अभी आपको बताया कि जो भी राज्य की विधायी शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका शक्तियां, तो सारे के सारे संसद के पास चली जाते हैं। तो वही बताया गया 355। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल मूलतः 3 बार लग चुका है। पहली बार 1962 में लगा था, जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। दूसरी बार 1971 में हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। और तीसरी बार 1945 में हुआ था, जो कि उस वक्त इंदिरा गांधी थी। वह आंतरिक अशांति का दावा करके भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगवा। तो यही था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति शासन। 3 आपातकाल होते हैं, आपको बता दूं। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, तीसरा होता है आपका वित्तीय आपात। उम्मीद करते हैं कि आप लोग राष्ट्रीय आपातकाल समझ में आगे होंगे। अब हम लोग राष्ट्रपति शासन देखते हैं। अब राष्ट्रपति शासन में यह देखते हैं भैया कि राष्ट्रीय शासन कब लगता है। यह तब लगता है जब राज्यपाल को लगता है कि वहां में जो विधायी शक्तियां हैं वह संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, तो वह राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो यही बताता है हमारा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 365 यही बताता है कि जब राज्य केंद्र की दिशा का पालन न करता है, यानी कि जो केंद्र होता है वो कुछ न कुछ कार्य तो राज्य को संभालने के लिए देंगे ही, और जब केंद्र के दिशाओं का राज्य जो होता है वह पालन नहीं करता है, तब भी जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति से अनुरोध करता है कि साहब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो इसमें होता क्या है, इसमें से वही केसेस होते हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय आपातकाल में होते हैं। इसमें जो राज्य की सारी शक्तियां होती हैं वो हमारे केंद्र के पास चली जाएंगी। राज्य की जो भी संपोषित निधि रहेंगे वह उस पर सारे के सारे नियंत्रण हमारे केंद्र के पास चले जाएंगे। यानी कि राज्य की पूरी शक्तियां अब कौन हैंडल करेगा, वह केंद्र हैंडल करेगा। यही हमारा होता है राष्ट्रपति शासन। उसके बाद क्या होता है, अनुच्छेद 360 यह बताता है। अब हालांकि यह भी सेम उसी प्रकार से होता है कि जो राष्ट्रपति शासन होता है यह संसद में पूर्ण बहुमत से 2 माह के भीतर ही उसको पास करना रहता है, और इसको भी 6 माह करके आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन जो होता है वह मैक्सिमम 6 बार बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति शासन होता है वह मैक्सिमम 3 साल तक ही लग सकता है, परंतु जो राष्ट्रीय आपातकाल रहता है यह कंटिन्यूसली 6 महीने के आगे बढ़ा सकते हैं। सेम इसका भी है कि राष्ट्रीय जो आपातकाल रहते हैं इनको राष्ट्रपति भी वापस कर सकते हैं, और संसद के जो लोग रहते हैं वह साधारण बहुमत से वापस करवा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन में सेम वही केसेस, भैया इसको राष्ट्रपति वापस करवा सकते हैं या फिर संसद के लोग वापस करवा सकते हैं साधारण बहुमत से। इसमें यह था कि संसद में 30 दिन के भीतर ही पास करना रहता है, और इसमें रहता है कि 60 दिन के भीतर पास करना रहता है। इसमें यह रहता है कि 6 माह तक आगे चाहे जब तक आप बढ़ा सकते हैं, परंतु इसमें यह बताता है कि 6 माह तक बढ़ाते बढ़ाते आप मैक्सिमम 3 साल तक ही बढ़ा सकते हैं, यानी कि 6 बार बढ़ा सकते हैं बस। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं वित्तीय आपातकाल, जो कि हमारा लास्ट आपातकाल। तो इसमें हम लोग यह देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल, वित्तीय माने होता है पैसा, धन। तो ये कब लगता है, यानी कि जब भारत देश में पैसा संबंधी कमियां रहेंगी तभी वित्तीय आपातकाल लग सकती है। तो इसमें आर्टिकल 360 यही बताता है कि जब देश की वित्तीय स्थिति खतरे में, तब वित्तीय आपातकाल लगता है। यानी कि जब देश में पैसे संबंधित परेशानियां आती है तो उस वक्त हमारा भारत सरकार रहता है वह वित्तीय आपातकाल लगाता है। वित्तीय आपातकाल में होता क्या है कि जो राज्य की जो संचित संपोषित निधि रहेगा उस पर हमारे केंद्र का नियंत्रण, और यही होता है हमारा वित्तीय आपातकाल। और आपको बता दूं जो राष्ट्रपति शासन है वो 134 बार भारत में लग चुका है, जिसमें से 10 बार उत्तर प्रदेश में लग चुका है, और प्रथम बार यह लगा था हमारे पंजाब में सन 1951 में, जो कि 1 साल तक लगा हुआ है। और सबसे अंतिम बार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा था, जो कि 2019 में। तो यही हमारा पार्ट 17 और पार्ट 18 था, जो कि आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। ये हमारा आपातकाल था। आपातकाल का थोड़ा सा आपको समरी करा दूं तो इसमें आपको एक मिनट थोड़ा सा कैसे बता दे रहा हूं।
क्योंकि थोड़ा सा राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रपति आपातकाल में अगर आप साथ उसको मिलाकर पढ़ेंगे तो आप लोग को ज्यादा मजा आएगा और आप लोग को समझ में भी आएगा। अब हम लोग इसमें यही देखते हैं, ऐसे बीच में कर दे रहे हैं, हाँ लिख दे रहे हैं राष्ट्रपति शासन, क्या राष्ट्रपति आपातकाल। अब देखिए इसमें सेम केसेस पॉइंट क्या क्या रहेगा भैया। पहला पॉइंट आपका यह रहेगा कि संसद में पूर्ण बहुमत से साठ दिन के भीतर पास करना पड़ेगा, और इसमें क्या रहेगा 30 दिन के भीतर पास करो। इसका जो वापसी होता है वह राष्ट्रपति भी कर सकता है और संसद के लोग भी कर सकते हैं। यहां पर भी सेम यही रहेगा। फिर इसके बाद इसमें क्या देखते हैं कि आप कितना इसको बढ़ा सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति शासन है यह मैक्सिमम 3 इयर्स, और कितनी बार 6 माह करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह 6 माह तक चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय बात इसमें भी सेम वही होता है कि जो राज्य की शक्तियां होती है वो केंद्र के पास चली जाएंगी। इसमें भी यही होता है कि जिसमें जो राज्य की शक्तियां होंगी वो सारी सारी केंद्र में चली जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह सारा का सारा सेशन बहुत ही बढ़िया लगा होगा। पार्ट 17 जो कि भाषा संबंधी थी, पार्ट 18 जो कि आपातकाल था, और अब एक वीडियो और आएगा जो हमारा पॉलिटी का लास्ट वीडियो रहेगा, और पॉलिटी सारा का सारा कवर हो गया। तब तक के लिए आप लोग मस्त से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मन लगाकर। और जो रेलवे ग्रुप डी की जो एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए आप लोग को ढेर सारी बधाइयां, और एकदम मन लगाकर पढ़िए और 100% सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो मन से पढ़िए। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय।